हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मस्त हो ना? तो एज यू ऑल नो कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 शुरू किया है। इन चैप्टर नंबर 4 में हम लोग ने कुछ 3 जितने वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग एक चौथा नया वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द रूल्स फॉर द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हालांकि टेक्स्ट बुक के अंदर नाम इस थियरी का कुछ अलग दिया है, वहां पर दिया है लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, बट मैं यहां पर बोलता हूं रूल्स फॉर लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। चलिए शुरू करते हैं। रूल्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल बाय लुईस मेथड। ठीक है ना? लुईस मेथड के मुताबिक हमें अगर कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल है तो कैसे उसको हम उसके स्ट्रक्चर को बनाएं, उसको बनाने के रूल्स क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लाइक वहां पर हमें दिया है कि द लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल and ions in terms of shared pair of electron and the octet rule। बेसिकली लुईस का जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर में हम लोग क्या बताते हैं, हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं, और उसमें हमें यह पता चल सकता है कि उन एटम्स ने जब बॉन्ड फॉर्मेशन किया है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, यानी कि कितने पेयर्स है, एंड वहां पर ऑक्टेट रूल का एक आपको कंफर्मेशन मिलेगा। यानी कि एटम्स क्या बताया था ऑक्टेट रूल ने कि भाई एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, या तो शेयर करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेंगे। क्यों करेंगे? अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, बराबर कि नहीं? अपने ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। तो ये सारी चीजों को आप इस लुईस स्ट्रक्चर में देख पाओगे। ठीक है, लाइक ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात मैंने बताई, यानी कि ये वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो मतलब कि ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये शो करते हैं कि भाई एटम ने, हर एक एटम ने एक मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अटेन किया है। चलिए रूल्स शुरू करते हैं कि अगर मान लो कि कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आपको करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है तो क्या करते हैं, आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना जरूरी है, बराबर कि नहीं? सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना जरूरी है, यानी कि जितने भी एटम है उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का टोटल उतने डॉट्स आपको दिखेंगे उस स्ट्रक्चर में। चलिए मैं लिखता हूं, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर added for every atom and they are represented। मैं समझाता हूं एग्जांपल लेकर। ठीक है, लाइक मान लो कि हमने मीथेन का एग्जांपल लिया। मीथेन यानी कि CH4। ठीक है, अब ये रूल क्या बता रहा है कि ये दोनों के मिलाकर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबको हमें इसके स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है और उसको अरेंज करना है। लाइक कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं? 4, और हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, बट हालांकि यहां पर 4 हाइड्रोजन है, हम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कुल मिलाकर टोटल कितना हुआ? यहां पर 8 हुआ है। तो हमें टोटल इसके लुईस स्ट्रक्चर में 8 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना जरूरी है, समझे? यानी कि जब हम उसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मिनिमम 8 डॉट्स बनाएंगे और उन सबको हम रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर कि नहीं? अब उनमें से कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और कुछ नहीं भी कर रहे होंगे, तो उसका क्या फंडा है वो इसी टॉपिक में देखेंगे, बराबर, पर वो बाद में।
ओके, क्लियर है? तो ये पहला रूल था जिसमें हम लोग ने ये रिप्रेजेंट किया कि भाई कितने वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने डॉट्स को बनाना जरूरी होता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो टोटल इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8. अब नेक्स्ट चीज है कि हमने बताया कि यहां पर ध्यान देना, हमने बताया कि ऑक्टेट रूल ऐसा कह रहा है कि अगर किसी भी एटम को ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है तो वो दो में से एक चीज करेगा. या तो वो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेगा. तो अगर मान लो कि भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर्म होके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा और कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, यानी कि डोनेट कर रहा होगा. ये चीजें चल रही होगी वहां पर. देखते एग्जांपल, जरा ध्यान से देखना. रूल नंबर 2, इन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड, वन एटम या फिर लिख सकते हैं सम एटम, क्योंकि हमेशा एक ही एटम कर रहा ऐसा जरूरी नहीं होता. देखो अब यहां पर ध्यान देना कि एक बात, यहां पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है तो आयनिक बॉन्ड का ये दूसरा नाम ही है. ठीक है. अब जैसे मान लो कि भाई एनायन है, एनायन इज अ नेगेटिव आयन. क्या है वो, कैसा है वो? नेगेटिव आयन है. एंड विल एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स. एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जरा ध्यान से देखना. इफ इट हैज ओनली वन नेगेटिव चार्ज, it means it has accepted one electron. And if a positive charge for cation is 1, is plus 1, it means that it has डोनेटेड वन इलेक्ट्रॉन. समझे? अगर किसी भी एनायन के ऊपर -1 चार्ज है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, गेन किया होगा. और अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा. क्या होगा? लूज किया होगा. अब उसके ऊपर जितने भी चार्ज है उसके मुताबिक आप सोच सकते हो कि उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया या कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई +3 चार्ज है, यानी कि वो केटायन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया होगा. एंड अगर कहीं पर मान लो कि -2 चार्ज है तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा. क्या किया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा. समझे आप लोग? क्लैरिटी है? यही तो होता है उनमें. आगे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं. लाइक CO3 shows that it has accepted 2 electrons, while NH4 plus ion shows that it has donated 1 electron. समझे? इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया. अब बच्चों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर आप इस आयन को एंड
इस आयन को देख रहे हो, तो इनको बेसिकली बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। ये शायद आपके लिए एक नया वर्ड होगा। अब क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स फॉर्म करके आयन बना रहा है, बराबर कि नहीं, मतलब कि दो से ज्यादा है, तो दो से ज्यादा है इसलिए इसको हम लोग पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है ना, बहुत सारे एटम्स इकट्ठा होकर एक आयन बन रहा है, तो ये पॉली एटॉमिक आयन बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर ये आयन नहीं होता, यानी कि -1 -2 या पॉजिटिव कोई चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट थर्ड रूल है हमारा। यहां पर जो सेकेंड रूल था वो कंप्लीट हुआ। अब थर्ड रूल है, knowing the chemical symbol of the combining atom and having knowledge of the skeletal structure of compound, it is easy to distribute the total number of electrons as bonding shared pairs between the atom in proportional to the total bonds. समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है ये, कि अगर हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है, अगर हमें आइडिया है कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो वो एटम्स के बीच में जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना वो भी हम समझ पाएंगे। एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान दो यहां पर रूल नंबर 3, इफ वी आर हैविंग नॉलेज अबाउट structure of molecule, then number of electrons can be represented for shared pairs। समझे? तब रिप्रेजेंट कर पाओगे कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स ने वहां पर शेयरिंग किया है, उसको सही ढंग से कर पाओगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे हम लोग मीथेन लेते हैं, आई एम टेकिंग मीथेन। सेंटर में यहां पर मैंने कार्बन लिया है। अब सेंटर में हमने कार्बन भी क्यों लिया वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहां पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं बेसिकली क्या बता रहा हूं, मीथेन, और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो हमने यहां पर सही ढंग से कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर लिया, लाइक ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये और ये। यानी कि हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता था, उसी रीजन की वजह से हम लोग सही ढंग से हमें जानकारी मिली कि इनके बीच में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने शो करने हैं और किसके कितने इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। लाइक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन का एक रखा हमने, यहां पर भी कार्बन का एक एंड हाइड्रोजन का एक, यहां पर भी कार्बन का एक एंड हाइड्रोजन का एक, एंड यहां पर भी हाइड्रोजन का एक एंड कार्बन का एक। यानी कि हमने कहीं पर भी ऐसा नहीं किया कि भाई हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, नहीं, हमें क्योंकि इसके बारे में आइडिया था तो हमने यहां पर गलती नहीं की, हमने सही ढंग से इसके स्ट्रक्चर को बनाया। अब और भी एग्जांपल ले सकते हो, लाइक H2O, आप वो खुद से ट्राई करना। इसके बाद जो इसका चौथा रूल, फोर्थ रूल, वो क्या बताता है, तो इतना याद रखना कि अभी आपने देखा लाइक NH4+ बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर, या हम CO3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक बात को हमेशा ध्यान देना, आपने यहां पर देखा कि भाई CO3 में कार्बन सेंट्रल एटम बनता है एंड NH4 में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम बनता है। तो आपने कहीं कहीं पर देखा कि भाई एटम सेंटर में है, बट ये सेंटर में रखने का रीजन क्या, व्हाट इज द रीजन और व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड
we keep this atoms as a center atom. What are the reasons behind it? हमें ये भी तो पता होना चाहिए. We should know that details also. How? अरे समझ में आ रहा है ना? देखो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है. इसमें कोई हमें सुपरमैन नहीं बनना, नहीं शक्तिमान बनना है. इजी रूल्स है जिसको समझना है और जिसको मैं बहुत ही इजी बनाकर आपको समझा रहा हूं. ओके, नाउ लाइक उसके पीछे रूल ये है कि वही एटम सेंट्रल बनता है, सेंट्रल एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोएस्ट है बाकी एटम्स के कंपैरिजन में, उसी मॉलिक्यूल के अंदर. इन अ मॉलिक्यूल only that atom forms central atom which has lowest electronegativity in a molecule, एक मॉलिक्यूल के अंदर. ठीक है, क्लैरिटी आ गई आपको? यानी कि अगर हम ये दोनों मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, या हम CH4 की बात करें, तो यहां पर C जो है वो सेंटर में आया, यहां पर N जो है वो सेंटर में आया. तो ये इसलिए बना क्योंकि नाइट्रोजन इस पूरे फैमिली में लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहां पर कार्बन सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. समझे? देखो नॉर्मली तो ऐसा ही होता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, ठीक है, लाइक NF3 है, ठीक है. अब एक बात याद रखना कि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन जो होते हैं वो हमेशा टर्मिनल्स बनाते हैं. अब जो भी एटम सेंटर में नहीं है और वो आजू बाजू में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड टू बी एज अ टर्मिनल पोजिशंस. क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोजिशंस बोलेंगे. ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. इनमें रूल तो ये बोला है कि भाई जो भी एटम का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो टर्मिनल बनेगा और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोएस्ट रहेगा वो सेंट्रल एटम बनेगा. बट उनमें भी कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस होते हैं और केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस हर थियरी में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है, चलो. एंड पांचवा एंड आखिरी रूल लेते हैं, द फिफ्थ एंड द लास्ट रूल. पांचवा एंड आखिरी रूल लेते हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे एटम हैं जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ कुछ में कुछ नहीं भी करते हैं. तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं उसको? बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बेचारे निहत्ते अकेले रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. समझे? इलेक्ट्रॉन्स विच participate in bond formation are bonding pair of electron and which do not participate are called lone pair और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ठीक है, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बेचारे अकेले रह जाते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो यहां पर ये 5 रूल्स हमारे कंप्लीट हुए. अब ये रूल्स के बाद एक छोटा सा टेबल दिया है जो हमें करना है.
तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जल्दी टेक द स्क्रीनशॉट और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूं। आई मीन यही टॉपिक के एग्जांपल्स लेते हैं। कम ऑन टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं हमें। आई होप कि आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा इसका। वहां पर जो एग्जांपल्स है उस वो मैं आपको सिखाता हूं। पहला एग्जांपल है H2 का, सॉरी दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको, H2 मॉलिक्यूल। जरा ध्यान से देखना, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका बाजू वाले का एक इलेक्ट्रॉन आया, तो यहां पर ये सिंगल बॉन्ड हुआ, ठीक है। ये लुईस रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा। ओके नेक्स्ट लेते हैं, दैट इज O2। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके, लेकिन क्योंकि दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या हो रहा है, तो बॉन्डिंग शेयरिंग हो रहा है। तो ये जो 2 पेयर्स है वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में गए, तो 2 पेयर तो हम 2 डंडी बनाएंगे ओ के बीच में, यानी कि वी विल रिप्रेजेंट इट बाय 2 लाइंस। अगर एक पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है तो सिंगल लाइन बनाते हैं, बट 2 पेयर कर रहा है तो डबल लाइन बनाते हैं, एंड अगर 3 पेयर होता है तो ट्रिपल लाइन बनाते हैं। बट आपको यहां पर याद रखना है कि लुईस रिप्रेजेंटेशन में हमें इनके जो लोन पेयर रह गए हैं उसको भी रिप्रेजेंट करना होता है। लाइक इसके ये 2 रह गए तो मैंने यहां पर 2 पेयर्स बना दिए, इसके भी 2 रह गए तो मैंने भी इसके 2 पेयर बना दिए। यानी कि लुईस रिप्रेजेंटेशन में आपको ये लोन पेयर्स भी शो करने होते हैं। इसके बाद है दैट इज O3 मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग ओजोन बोलते हैं, ठीक है। लाइक उसका सेंटर आइटम ये है, ये तीसरा हो गया 3, ठीक है। अब इसको ही सेंटर में क्यों लिया वो आपको पता चलेगा। अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स मैं बना देता हूं, इसके ये 6 हो गए, इसके 6 में से 2 इधर आया, 1 इधर आया, बाकी रहे 3, ठीक है। इसका एक इधर 2 3 4 5 और इसका ये 6ठा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहां पर इसके अगर हम गिने तो 4 और ये 2 6 8 10 और 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्स्ट्रा हो गया। इसके बॉन्ड में कितने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इसके बेचारे के पास 2 4 6 और 7 ही हुए। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इसको दे देता है, शिफ्ट होता है। यानी कि यहां पर 8 नहीं हो रहा था तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट करवाया। अब आप गिनो 2 4 6 और 8 हो गए, 9 थे इसके पास 7 थे, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है तो इसके ऊपर प्लस बनेगा, और इसने लिया है तो इसके ऊपर माइनस बनेगा। तो स्ट्रक्चर बनाओ, चलो ये 3 ऑक्सीजन आ गए इसके, ये डबल बॉन्ड, यहां पर इसके 2 पेयर्स बना दिए हमने, यहां पर इसका एक ही पेयर आएगा और एक माइनस चार्ज आएगा। ये सिंगल बॉन्ड, इसके पास इधर प्लस चार्ज आया, 1 2 3 पेयर्स बनाया, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो यहां पर ये माइनस चार्ज बन गया। क्लियर है, क्या बन गया, माइनस चार्ज। अब देखो बेसिकली जब हम O3 लिखते हैं तो ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखते, यानी कि ये अंडरस्टूड है कि उसके ऊपर 0 चार्ज होगा। तो 0 चार्ज को प्रूफ कैसे करो, देखो आप यहां पर +1 बना, यहां पर -1 बना, टोटल करेंगे 0 हो गया, इसलिए इसके ऊपर 0 भी आता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, दैट इज NF3। वो आप अपने आप ट्राई करना होमवर्क। मैं CO3 सिखाता हूं, CO3 अब इसमें ध्यान देना, ये थोड़ा लॉजिकल एग्जांपल है। लाइक यहां पर ये कार्बन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, और इसका ये चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, तीसरा चौथा। अब ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहां पर उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया, शेयर किया। अब ये बाजू वाले ऑक्सीजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, और यहां पर भी वो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो ये ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए आपको गिनने पड़ेंगे। ये इसको हटा दो, 2 4 6 और 8 हो गए, यानी कि ये इसका ऑक्टेट हो गया। अब इसका देखो, 2
4 6 और एक 7 हो गया, एक की कमी है। इसके 2 4 6 और 7 हो गया, एक की कमी है। तो क्या करेंगे, ये किसी और स्पीशीज से, अब देखो इनके सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अगर इनके सेंट्रल इलेक्ट्रॉन्स के पास लोन पेयर होते सेंट्रल एटम के पास तो इलेक्ट्रॉन यहीं से आते ही, बट क्योंकि इनके पास तो एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर की कोई स्पीशीज से आएगा। अब बेसिकली वो पूरा एक पेयर आएगा, तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो इसके ऊपर चार्ज -2 हो गया। समझे? यानी कि लुईस ने तो बोला था ना कि भाई मॉलिक्यूल तो स्टेबल तभी होता है जब इनके सारे एटम्स क्या होते हैं, उनके सारे एटम्स होते हैं दैट इज ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन वाले। अब इसका लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, लुईस रिप्रेजेंटेशन, यहां पर 2 पेयर है डबल बॉन्ड, इसके 2 ऑक्सीजन के लोन पेयर रह गए, बना दिए मैंने। यहां पर सिंगल बॉन्ड वो, इसके 2 3 पेयर और यहां पर माइनस चार्ज, ठीक है। और इसको माइनस यहां पर नहीं बनाओगे, नो इश्यू। आपने अगर मान लो कि बाहर माइनस बनाया तो इट इज अंडरस्टूड। यहां पर इसके 1 2 3 4 5 6 हो गए और ये 8 तो हो गए क्योंकि ये पेयर का गिनेंगे, तो कुल मिलाकर इसका -1 एंड इसका -1, तो -2 चार्ज यहां पर गया। क्या गया? -2 चार्ज वहां पर गया। समझ में आया आपको? देखो ये एटम का ऑक्टेट हो गया, ये 4 2 6 2 8, तो इसको जरूरत नहीं है, इसको जरूरत नहीं है, इसका भी ऑक्टेट हो गया, इसको भी जरूरत नहीं है, बट इन दोनों के पास शेयरिंग करने के बावजूद भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, शेयरिंग करने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बाहर के किसी स्पीशीज से एक पेयर को क्या किया, गेन किया, एक पेयर लिया यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, दोनों ने शेयरिंग करी, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जाम्पल है वो HNO3 का, वो आप खुद से ट्राई करना। तो टोटल एग्जाम्पल्स थे 6, जिनमें से मैंने आपको 4 बताए, ठीक है। बाकी 2 आप लोग होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। फिर आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन 4.1 दिया है एंड 4.2 दिया है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम क्वेश्चन 4.1 एंड 2 ये एग्जाम्पल्स में से आप वो भी कर सकते हो। अब अगले आने वाले लेक्चर में हम लोग फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों आपको आज के लेक्चर में पूरी तरह से आपके दिमाग के अंदर पक्का घुसा होगा। अब इसको रिवाइज कर लेना, इसके रूल्स को समझना, और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें आगे आने वाले 11th में 12th में केमिस्ट्री में हर जगह पर काम आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, एंड नोट्स बनाना मत भूलना। बाय बाय।